बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक। ये एक सवाल है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखना है कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जॉन मिल्टन ने इस्तेमाल किए हैं अपनी एपिक के अंदर, और ट्रेडिशनल एपिक के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल के ऊपर लाइव एफएक्यू सेशंस कर रही हूं, जिसके अंदर आप मुझसे सवाल पूछते हैं और उसी वक्त मैं आपके सवालों का जवाब देती हूँ। 8 बजे के बाद मैं ये सेशन करती हूँ, तो अगर आपके पास भी कोई भी सवाल हो जो आपकी डिग्री से, फील्ड से रिलेटेड हो, तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को, जिसमें हमने डिस्कस करना है पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक। पैराडाइज लॉस्ट एक ऐसी पोइम है, क्योंकि हमें पता है एपिक एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है, और कौन सी फॉर्म ऑफ पोइट्री है? वो पोइट्री जो बहुत ज़्यादा लंबी होती है और इसके अंदर कोई ना कोई स्टोरी डिस्कस की गई होती है। इसके बाद जो पैराडाइज लॉस्ट है वो जॉन मिल्टन ने एक ऐसी पोइटिक फॉर्म एपिक लिखी है जो कि एक से कई किताबों पर मुश्तमिल है, यानी कि ये छोटी नहीं, बहुत ज़्यादा लंबी एपिक है। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। जॉन मिल्टन का इंट्रोडक्शन आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि जॉन मिल्टन ने जब इस एपिक को लिखना स्टार्ट किया तो उन्होंने ये दुआ मांगी कि इंग्लैंड को, यानी कि जिस एरिया में, जिस कंट्री में वो रहते हैं, उसको ग्लोरीफाई कर सकें। वो ऐसा वर्क प्रोड्यूस करें जिससे उनकी कंट्री की तारीफ हो, जैसे कि डिफरेंट पोइट ने अपने नेटिव लैंड्स को, अपने मदर लैंड को प्राउड फील कराया। जॉन मिल्टन एक क्रिश्चियन है और क्रिश्चियनिटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट मिलता है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले खुदा से या जीसस क्रिस्ट से दुआ मांगी जाती है और उसके बाद वो काम को स्टार्ट किया जाता है। तो मिल्टन बीइंग ट्रेडिशनल क्रिश्चियन ये काम स्टार्ट करते हैं और वो दुआ मांगते हुए कहते हैं कि वो एक ग्रेटेस्ट पोइट बनना चाहते हैं, जैसे एथेंस के, रोम के, इटली के और हर्ब्यू ज़बान में लिखे जाने वाले वर्क पहले हुआ करते थे। फर्दर वो अपनी दुआ के अंदर बताते हैं कि वो ये काम इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, लैटिन में नहीं लिखना चाहते। वो इसलिए क्योंकि लैटिन में ऑलरेडी वर्क भी मौजूद है और वो इंग्लिश को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। फर्दर वो बताते हैं कि वो कोई भी पोइट्री का जॉनर चुने, एपिक, ट्रेजेडी या लिरिक, उसके अंदर बरकत दी जाए। फर्दर वो बताते हैं कि ये तीनों जो मैंने मेंशन की हैं, एपिक, ट्रेजेडी और लिरिक, ये ऐसे जॉनर हैं पोइट्री के जो कि एंशियंट ग्रीक इस्तेमाल किया करते थे और वो मुख्तलिफ कॉनोटेशंस, मुख्तलिफ हवाले दिया करते थे। और जॉन मिल्टन भी अपने टाइम पीरियड के एक पढ़े लिखे इंसान हैं, तो वो भी मुख्तलिफ पास्ट की कॉनोटेशंस, यानी कि पास्ट की पुरानी बातें अपनी इस एपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फिर वो फर्दर बताते हैं कि जिस जॉनर एपिक को वो चुन रहे हैं वो परफेक्ट मीडियम है उनकी स्टोरी के लिए, जो वो स्टोरी बयान करना चाहते हैं। फर्दर वो ये बताते हैं कि वो ओल्ड पोइट्रिक ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करते हुए अपना वर्क प्रोड्यूस करें, क्योंकि हिस्ट्री में इतने खूबसूरत वर्क प्रोड्यूस हुए हैं कि अब वो एज अ राइटर जो वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनको एंजाइटी दे रही है, वो घबरा रहे हैं। वो ये सोचते थे कि उन्हें एक एपिक लिखनी है, लेकिन वो सोच रहे थे कि किंग ऑथर द ग्रेट जो हैं उनके ऊपर एपिक लिखी जाए, उनको सेंटर फिगर ऑफ अपनी एपिक बनाया जाए, क्योंकि किंग ऑथर जो हैं वो ब्रिटिश साइकिल का एक बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्ट्री का हिस्सा अपने अंदर रखते हैं। फर्दर वो कहते हैं कि मैंने ये सोचा, लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया कि क्यों ना मैं इंसान का जन्नत से निकाले जाने के बारे में कुछ लिखूं, यानी कि फॉल ऑफ मैन फ्रॉम द ईडन। ईडन जो है वो एक जन्नत के बाग को कहते हैं। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं वो इंसान के फॉल की कहानी लिखूं। तो उनके दिमाग में पैराडाइज लॉस्ट आई कि पैराडाइज किस तरीके से हमने हारी या हमने लूज की। फिर उन्होंने बताया कि इस ट्रेजेडी के अंदर मैं 5 एक्ट्स, यानी कि 5 एक्ट्स के अंदर ये अपनी कहानी को बयान करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक्ट्स नहीं लिखना चाहता, यानी कि प्ले नहीं लिखना चाहता, मैं इसको एपिक में लिखूंगा, मैं पोइट्री के अंदर इसको लिखूंगा, क्योंकि जो इसकी थीम है वो इतनी बड़ी है कि उसको एपिक ही कवर कर सकती है, उसको कोई नॉवल या ड्रामा कवर नहीं कर सकता, जिसकी तारीफ आने वाले वक्तों के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने की है। सैमसन अगोनिस्ट कहते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट जो है एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है ट्रेडिशनल एपिक की, अगर हम सारा लिटरेचर पढ़ के देखें। और जब मिल्टन ये एपिक लिख रहे थे तो उनके दिमाग के अंदर मौजूद थी ट्रेडिशनल एंशिएंट एपिक राइटर्स और उनके एपिक प्रोड्यूस्ड वर्क, और फिर उन्होंने उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी एपिक प्रोड्यूस की। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो एपिक, ट्रेडिशनल एपिक के अंदर मौजूद होते हैं और जॉन मिल्टन कैसे उनको ऑब्जॉर्व करते हैं अपनी एपिक के अंदर।
باربرا لووسکی کہتی ہیں کہ پیراڈائز لاس جو ہے اس کے اندر آپ کو بہت سارے پاسٹ کے یا ٹریڈیشنل ایپک کے کریکٹرسٹک مل جائیں گے. جیسے کہ ہومر نے لیسیڈاس لکھی تھی تو اس کے اندر آپ کو تھیم آف ڈیتھ اور ووز یعنی کہ وعدے اور پھر وہ کس طریقے سے ایکٹ آف ڈس اوبیڈینس بنے یہ ملے گا جو کہ آپ کو پیراڈائز لاس میں بھی ملے گا. اس کے بعد وہ فردر بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کریکٹر آف سیٹن کو ایسے پیش کیا ہے جیسے آرکیلین ہیرو. اکیلیس جو ہیرو تھا گریک کا جو کہ انجر ہو گیا تھا اور انجری کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو سیٹن کو ایسا ہیرو دکھایا ہے جو ہائی میرٹ کا ہے لیکن رائٹ ناؤ وہ انجرڈ ہے. اور بھی جیسے اوڈیسی کے اندر دکھایا گیا تھا کہ اوڈیسی کے اندر مین کریکٹر اپنے ہوم لینڈ کو چھوڑ کے ایک نیا ہوم لینڈ تلاش کرتا ہے، اسی طرح ہمیں پیراڈائز لاس کے اندر سیٹن اپنا گھر چھوڑتا ہوا اور نیا اپنا گھر ڈھونڈتا ہوا ملے گا. اور فردر اوڈیسی کے اندر آپ کو بیٹل کے سین ملیں گے، اسی طرح آپ کو سیٹن کے سین ملیں گے ہیون کے اندر فائٹ کرتے ہوئے، بیٹل کرتے ہوئے. تو جو ملٹن ہے اس نے میڈیول ٹائم پیریڈ، رینیسانس ٹائم پیریڈ کے لوگوں کو فالو کیا ہے، جیسے کہ اس نے ڈانٹے کو فالو کیا، ٹاسو کو کیا، ایرسٹو کو کیا اور اسپینسر کو کیا. ان کے ورک پڑھنے کے بعد، ان کی چیزیں پڑھنے کے بعد اس نے ان کے تمام میرٹس کو ابزارب کیا اور پھر ان سے اسپیسیفک کریکٹرسٹکس نکالی اور اپنے ریڈر تک وہ دوبارہ ریکریٹ کر کے پہنچانے کی کوشش. فردر وہ یہ کہتی ہیں کہ بے شک ملٹن نے ایک کامن ٹاپک چنا جو کہ ریلیجیس ٹاپک تھا، بائبل کے اندر تھا کہ کس طریقے سے جو ایو ہے وہ شیطان کے بہکانے میں آ کے یا پھر سانپ کے بہکانے میں آ کے ایپل کھا لیتی ہے ہیون کا اور پھر اس کا فال ہوتا ہے اور اس کی تباہی ہوتی ہے. لیکن سٹل اگر ہم اس پیراڈائز لاس کو دیکھیں تو یہ زیادہ ورک آف لٹریچر ہے اور ریلیجن کا ورک یہ کم ہے، کیونکہ اگر یہ ریلیجیس ورک ہوتا تو یہ ایز پر بائبل ہوتا. لیکن جب آپ اس کو ریڈ کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جان ملٹن نے کس طریقے سے سائڈز لی ہیں اور کس طریقے سے کس چیز کو پریزنٹ کیا ہے، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد ہم جان ملٹن پیراڈائز لاس کی بک 1 کو جب فوکس کرتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو نیچے لکھی ہوئی ہیں یہ پڑھنے کو ملتی ہیں. جب اس کتاب کو ملٹن سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ایپک ہے جو آپ کو بیٹلز یعنی کہ جنگیں دکھانے والی ہیں اینجلز کی، اور کس طریقے سے فال آف سیٹن ہوا، سیٹن کی جنگ دکھانے والی ہیں. فردر ملٹن یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ میں نے جو ورک پروڈیوس کیا ہے یہ آج تک ہسٹری کے اندر کسی نے اٹیمپٹ نہیں کیا پروڈیوس کرنے کا، جو میں پروز اور رائم کریٹ کرنے والا ہوں وہ آج تک کسی نے نہیں کیا. فردر وہ بتاتے ہیں کہ میں ہومر اور ورجائل کو بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں. وہ ایسے ایپک پوئٹ ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹریڈیشنل کلاسک ایپک لکھا کرتے تھے، لیکن میں ان جیسا تو نہیں کام پروڈیوس کروں گا کیونکہ میں اس کے اندر ڈفرینٹ موڈیفائڈ چیزیں پیش کرنے والا ہوں اور میں بالکل ایک کرسچن پوائنٹ آف ویو سے نہیں بلکہ ایک نارمل انسان کے پوائنٹ آف ویو سے بتانے والا ہوں. اور میری جو روٹس ہیں وہ بے شک کلاسیکل ٹریڈیشن سے آتی ہیں، لیکن میں پھر بھی ایک نیا ایکسپیریمنٹ کرنے جانے والا ہوں. اور میری جو آپ کو تھیمز ملیں گی اس کے اندر آپ کو ریلیجن اور اسپریچویلٹی، اسکلپچر دونوں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایپک کے اندر کون سے ایسے 3 کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو وہ ایپک نہیں کہلاتی. پہلا ہوتا ہے ون ایکشن، دوسرا انٹائر ایکشن اور تیسرا گریٹ ایکشن. اگر یہ 3 چیزیں ایک ایپک کے اندر موجود ہوں گی تو وہ ایپک آف ہائی میرٹ ہے. اور آپ کو پیراڈائز لاس کے اندر یہ تینوں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ون ایکشن سے مراد کیا ہے؟ بے شک اس ایپک کے بے بہا ایپیسوڈز ہیں، بے بہا چیپٹر اور بک آپ کو نظر آئیں گی، لیکن ان کی جو سینٹرل تھیم ہے وہ سیم رہتی ہے، جو سینٹرل ایکشن ہے وہ سیم رہتا ہے. جیسے کہ فال آف مین اینڈ ہاؤ سیٹن از فائٹنگ، یعنی کہ وہ جو ایک فال آف مین کی پوری سٹوری ہے وہی آپ کو پورے میں نظر آئے گی. اس کے بعد اگر پیراڈائز لاسٹ کے ہم ایکشن دیکھیں تو 3 جگہ ہمیں اس کے ایکشن نظر آتے ہیں، بگننگ، مڈل اور اینڈ. بگننگ جو ہوتی ہے وہ ہیل سے دکھائی جاتی ہے، سیٹن سے دکھائی جاتی ہے، اور پھر جو جنگ ہے وہ ارتھ پہ دکھائی جاتی ہے، ایگزیکیوٹیڈ ہوتی ہے، یعنی کہ مڈل آتا ہے اس کا. اور جو پنشمنٹ ہے وہ آخر میں انسانوں کو دی جاتی ہے اور وہ ہیون کا سین دکھایا جاتا ہے. فرسٹ بک کے اندر آپ کو یہ ایکشن ملتا ہے. اور گریٹ ایکشن سے کیا مراد ہے؟ گریٹ ایکشن سے مراد یہ ہے کہ بڑے لیول کا کوئی ایکشن بیان کرنا جو کہ عام ایک بندے کی کہانی نہ ہو بلکہ اس سے ایگری کرنے والی آڈینس ہی بہت زیادہ میسو ہو. اگر کسی ایک انسان پہ، جیسے کہ کوئی بھی آپ کا ہیرو ہرکلیس ہو گیا
एक्लिस हो गया, हम उन लोगों को नहीं मानते, लेकिन हम आज भी सैटर्न को मानते हैं कि सैटर्न एग्जिस्ट करता है, फॉल ऑफ मैन हुआ था। तो ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं है, बल्कि तमाम दुनिया के जितने भी इंसान हैं जो कि बिलीव रखते हैं बर्थ ऑफ ह्यूमन पे, फिर सैटर्न पे या बाइबल पे या कुरान पे, जितने भी अहले किताब लोग हैं वो इस स्टोरी से एग्री करते हैं, वो इस एक्शन से एग्री करते हैं। तो ये एक्शन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था और बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था, जो कि आज तक लोग रिमेंबर करते हैं। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेडिशनल एपिक के होते हैं, और मिल्टन ने 2 और ट्रेडिशनल अपने ट्रेडिशनल से मुराद ये है कि उन्होंने इस चीज़ का ट्रेडिशन रखा। मिल्टन ने 2 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स और इस्तेमाल किए जो कि आज तक नहीं किए गए थे। वो था स्टार्ट के अंदर इन्विटेशन टू द मूव्स। जैसे कि वो ये जब एपिक लिख रहे होते हैं, किताब लिख रहे होते हैं, तो वो होली स्पिरिट से मदद मांगते हैं। होली स्पिरिट हो गया, अल्लाह ताला हो गया, हज़रत मूसा हो गए, हज़रत ईसा हो गए, उनसे मदद मांगते हैं, या फरिश्तों से मदद मांगते हैं, हेवनली बॉडी से मदद मांगते हैं कि वो मदद करें उनकी ये एपिक लिखने में। और जब वो ये एपिक लिखते हैं तो वो 1 किताब नहीं, 2 किताब नहीं, बल्कि 12 किताबों पर मुश्तमिल एक एपिक को लिखते हैं, जो कि कोई आम बात नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात। पहले उन्होंने इसको 10 किताबों में ख़त्म कर दिया था, लेकिन बाद में ट्रेडिशनल बातों को जिक्र करने के लिए 2 किताबें उन्होंने इसके साथ और जोड़ी। अब हम देखते हैं कि इस एपिक के अंदर उन्होंने क्या डिस्कस किया। जो भी पॉइंट मैंने आपको पहले बताए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको एज अ एपिक डिस्कस करने वाले हैं। अब इस एपिक को, इस किताब के अंदर एपिक की क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो बताते हैं। हीरोइक एक्शन पहला पॉइंट। जब भी कोई एपिक स्टार्ट की जाती है तो उसके अंदर कोई हीरो दिखाया जाता है, उसका एडवेंचर दिखाया जाता है, उसकी वॉर दिखाई जाती है, और सेम एक्शन आपको इसके अंदर मिलता है, लेकिन अपोजिट सैटर्न का। आपको सैटर्न मिलता है स्टार्ट के अंदर, जो हेल में दिखाता है, जो टूटा पड़ा होता है और उसके इर्द गिर्द जो है फ्यूम्स उठ रहे हैं, बर्निंग है, ड्रम्स बीट कर रहे हैं, राइज है। उसके अलावा वो एक जीतना चाहता है, गॉड की अथॉरिटी को खिलाफ जाना चाहता है, गॉड के खिलाफ जाना चाहता है, और वॉर करना चाहता है ऑल माइटी से। जहाँ उसे जीतने का कोई चांस ही नहीं है वहाँ वो वॉर करना चाहता है। फिर रोल ऑफ सुपर नेचुरल। क्लासिक एपिक्स के अंदर भी सुपर नेचुरल चीज़ें मिलती थी, कोई भी आपको एंजल्स मिल जाते थे, मदद करने वाले, उड़ने वाले हॉर्सेस, कारपेट्स मिल जाते थे, गॉड और गॉडेसेस मिल जाते थे। सेम मिल्टन की एपिक के अंदर भी आपको हेवनली या सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जगह जगह नज़र आने वाले हैं। उसके बाद मिल्टन ने सबलाइम लैंग्वेज और स्टाइल को यूज़ किया। सबलाइम से मुराद ये है कि दुनिया के लिए यूनिवर्सल। एरिस्टोटल बताते हैं कि 3 मेथड होते हैं कोई भी सबलाइम वर्क क्रिएट करने के लिए। सबलाइम से मुराद ये यूनिवर्सल वर्क क्रिएट करने के लिए। पहला वो कहते हैं कि इसके अंदर मेटाफर्स को यूज़ करें, दूसरा वो कहते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, दूसरी लैंग्वेजेस के इस्तेमाल करें, और इसके अंदर लंबी फ्रेजेस को इस्तेमाल करें। मेटाफर्स जगह जगह इसमें यूज़ किए गए। इडियोमेटिक लैंग्वेजेस दूसरी लैंग्वेजेस के ईडियम्स यूज़ किए गए हैं, और इसके अंदर आपको ऐसी फ्रेजेस मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा लंबी भी होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इस एपिक को हम कह सकते हैं कि ये सबलाइम लैंग्वेज और स्टाइल अपने अंदर रखती है। इसके अलावा मैथ्यू आर्नल्ड जो हैं वो मिल्टन को कहते हैं कि ही इज़ अ ग्रेट मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये वो बातें हैं जो इनको ग्रैंड बनाते हैं। अगर हम कंक्लूजन देखें तो पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन ने लिखी है एक ऐसी एपिक जिसके अंदर वो स्टोरी बताता है फॉल ऑफ मैन फ्रॉम हेवन, फ्रॉम द गार्डन ऑफ हेवन विच इज़ नेम्ड एज एडन। अब मिल्टन पूरी स्टोरी अपनी बयान करते हैं किस तरीके से वो अपने कंट्री को प्राउड फील कराना चाहते हैं, अपने लोगों को प्राउड फील कराना चाहते हैं, एंड बीइंग अ क्रिश्चियन वो जस्टिस करना चाहते हैं अपने इस वर्क के साथ। फर्दर वो एंशियंट लोगों से कंपेयर करना चाहते हैं, तो उनसे कम्पीट करना चाहते हैं, उनसे अपना वर्क कंपेयर करना चाहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए, बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, जिसके लिए वो स्पिरिचुअल चीज़ें, जिसके लिए वो होली चीज़ों से मदद मांगते हैं। फर्दर वो इसके अंदर बताते हैं कि किंग ऑथर के बारे में वो लिखना चाहते थे, लेकिन देन उन्होंने सोचा नहीं, कोई चीज़ यूनिक होनी चाहिए। फिर वो इस पोइम के अंदर अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बताते हैं जो कि एंशिएंट पोइट्स और बाइबल है, और वो अपना वर्क सेम क्रिश्चियन लेवल पे प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, बल्कि उसके अंदर नया स्टाइल डालना चाहते हैं जैसे होमर और वर्जाइल डाला करते थे। फर्दर वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक को डिस्कस करना है आपने, उसके बाद पैराडाइज लॉस्ट कैसे उससे रिलेट करती है, और लास्ट में आपने ये बताना है कि मिल्टन ने कौन से ऐसे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ मिल्टन ही यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सवाल इजीली समझ आ गया होगा, सॉल्व हो गया होगा। बुक मैंने यूज़ की है इसके अंदर पैराडाइज लॉस्ट, और पैराडाइज लॉस्ट बाय किताब महल। आपको ये सवाल का जवाब वहाँ से भी सेम मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।